19 साल पुराना मामला है ये। बात 29 अप्रैल 1999 की है। दिल्ली में गर्मी थी और महरौली के पास एक कुतुब कॉलोनेड इलाका है जहाँ पे एक पुरानी हवेली टाइप की जगह थी जिसको रेनोवेशन किया गया और उसको ठीक ठाक करके, और वहाँ पे एक टैमरिंड कोर्ट रेस्तरां बनाया गया। टैमरिंड कोर्ट रेस्तरां, और इसको बनाने की जो जिम्मेदारी ली थी और जो इसकी ओनर थी वो बीना रमानी, एक बहुत ही बड़ी सोशलाइट, ऊंचे हलकों में उठना बैठना, हाई सोसाइटी में लोगों से मिलना जुलना, तो उनका ये रेस्तरां था टैमरिंड कोर्ट। और साउथ दिल्ली में जो लोग रहते हैं और वो इस रेस्तरां से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। ये काफ़ी पॉपुलर पार्टीज़ के लिए हुआ करती है और यहाँ पे सारे हाई सोसाइटी के लोग पहुँचते थे। और चूँकि इस टैमरिंड जो कोर्ट रेस्तरां है उसकी एक खासियत ये थी कि ये महरौली में जिस जगह पे है वहाँ से कुतुब मीनार बिल्कुल साफ दिखता है और ओपन एरिया भी है, तो लोग जनरली रात को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे पहुँचते थे। हालांकि इस रेस्तरां के पास लिकर सर्व करने का लाइसेंस नहीं था, अप्लाई किया हुआ था लेकिन मिला नहीं था, तो चोरी छुपे भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। और चूँकि हाई प्रोफाइल लोग थे, बीना रमानी का अपना एक रुतबा था, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर सब जानते थे। बीना रमानी की जो बेटी है मालिनी रमानी, वो मॉडलिंग की दुनिया में थी और बॉलीवुड और तमाम लोगों से उनके भी अच्छे रिश्ते। और इनके जो बीना रमानी के जो हस्बैंड वो कैनेडियन, कनाडा के जो सिटीजनशिप है कनाडा के थे, और जॉर्ज मेलहोट। तो बीना रमानी, उनकी बेटी मालती रमानी और जॉर्ज मेलहोट, ये तीनों मिलकर ये टैमरिंड रेस्तरां को चलाते थे। बाकी दिनों के अलावा भी एक हर थर्सडे को यहाँ स्पेशल पार्टी हुआ करती थी, थर्सडे नाइट को, और वो कहा जाता था, उसका नाम ही था थर्सडे स्पेशल नाइट। तो इसमें वो लोग जाते थे कि जो जानते हैं इस रेस्तरां के बारे में। चूँकि ताकतवर लोग भी आते थे तो कोई लोकल पुलिस और ये सारी चीज़ें कुछ कहती भी नहीं थी कि आपके पास बाहर का लाइसेंस है नहीं है, दबदबा ऐसा था। तो 29 अप्रैल 1999 को थर्सडे का दिन था और वो उस दिन भी थर्सडे स्पेशल पार्टी रखी गई थी। लेकिन पार्टी इस तरीके से रखी गई थी कि जो बीना रमानी के हस्बैंड थे वो उसी वीक कनाडा जा रहे थे 6 महीने के लिए। चूँकि वो कैनेडियन सिटीज़न है तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन वो किसी अपने बिजनेस और काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए कनाडा जा रहे थे। तो बीना रमानी ने ये कहकर कि एक ये फेयरवेल पार्टी है, हस्बैंड 6 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए उसके नाम पे एक पार्टी रखी। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर पार्टी रख रहे हैं हस्बैंड के जाने पे तो उसमें आपके सिर्फ अपने लोग होंगे और मेहमान होंगे। कोई बाहर से आकर पैसे दे के उस रेस्तरां में खाना नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा। लेकिन ये एक बाद में जो पता चला कि ये एक तरह का धोखा था। एक्चुअली इसी नाम पे, कभी किसी के फेयरवेल पे, कभी किसी के बर्थडे पे, कभी किसी के गेट टुगेदर के नाम पे वहाँ पार्टी रखी जाती थी। लेकिन उस पार्टी की खासियत ये होती थी कि जो खास लोग हैं उनके अलावा जो लोग बाहर से आते थे जिन्हें पता था कि यहाँ पार्टी होती है, तो एक खुफिया कूपन होता था, तो वो कूपन आपको लेना पड़ता था और उस कूपन के पैसे देने पड़ते थे। फिर आप जाइए, आपको बार में शराब पीनी है वो पीजिए, खाना खाइए, लेकिन बाकायदा उसके चार्ज लिए जाते थे, पैसे लिए जाते थे। हालाँकि ये इलीगल था इसलिए कि आपके पास बार के लाइसेंस नहीं थे। तो 29 अप्रैल 1999 को भी बाकायदा जो तमाम लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और जिन्हें मालूम था कि इस रेस्तरां में इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारे वहाँ पहुँचे और सब ने अपने अपने हिसाब से कूपन लिया। खबर ये भी है कि इसमें दिल्ली पुलिस के जो एक बड़े अफसर थे वो भी उस रात गए थे, हालांकि वो थोड़ी जल्दी निकल गए थे वहाँ से। तो हाई सोसाइटी के लोग अक्सर जाया करते थे। तो 29 अप्रैल की रात को भी ये पार्टी वहाँ पर चल रही थी और उसी जो टैमरिंड कोर्ट है थर्सडे स्पेशल नाइट में, वहाँ पे उसके अंदर जो एक बार बनाया गया था, उस बार का नाम बाकायदा रखा गया था वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम बार वहाँ पे था और उस दिन ख़ास तौर पे जेसिका लाल एक मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रही थी, 34 साल उम्र, और छोटी मोटी मॉडलिंग के असाइनमेंट भी क्या करती थी। जेसिका लाल की दोस्ती थी बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी से, जो कि मॉडलिंग की ही फील्ड की थी और ऐसे लोगों से के साथ उठना बैठना था। तो मालती रमानी ने उस दिन जेसिका लाल को कहा कि हमारे यहाँ ऐसे है और तुम आकर एक बार टेंडर के तौर पे काम करो। तो ऐसे जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं हाई सोसाइटी की, तो उसमें जो ड्रिंक सर्व करते हैं वो भी आम वेटर्स और उस तरह के नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े बड़े लोग, मॉडल, इस तरह के लोगों को खड़ा किया जाता है ताकि उससे थोड़ा सा आपका माहौल भी
बदले और ये लगे कि हाँ ये बड़े लोगों की पार्टी है। तो 2 मॉडल उस दिन ऐसे थे जिनको बार मेड कहें आप या बार टेंडर कहें की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनमें एक जेसिका लाल थी और दूसरा नाम था एक शायन मुंशी। शायन मुंशी भी मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहा था और कई छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट भी किए थे और फिर फिल्मों में भी काम करने की कोशिश कर रहा था। तो शायन मुंशी और जेसिका लाल उस थर्सडे की रात को टैमरिन कोर्ट के अंदर उस पार्टी में मेहमानों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ उसी टैमरिन कोर्ट से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक साउथ दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका है। ये ओखला जामिया यूनिवर्सिटी जो है उससे जस्ट पास में उसके। तो उस दिन मनु शर्मा, सिद्धार्थ वशिष्ठ असली नाम है, एलियस मनु शर्मा। मनु शर्मा हरियाणा के एक ताकतवर मंत्री विनोद शर्मा का बेटा, और उस वक्त वो हरियाणा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के पद पे थे। विनोद शर्मा पॉलिटिशियन होने के अलावा काफ़ी दौलतमंद, अपना पूरा बिजनेस का वो चेन चलता, होटलों का चेन है उनका। तो विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा उस दिन उसको चंडीगढ़ जाना था, क्योंकि चंडीगढ़ में उस घर है और चंडीगढ़ में सारा बिजनेस एक तरह से हेडक्वार्टर का है वहीं है। तो मनु शर्मा को जाना था उस थर्सडे को ही चंडीगढ़, लेकिन वो चंडीगढ़ नहीं जाता बल्कि वो पहुंच जाता है रात को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में असल में उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था अमरिंदर सिंह कोहली उर्फ टोनी। टोनी जो था वो कोका कोला कंपनी की जो बॉटलिंग प्लांट का जीएम के तौर पे यहाँ काम कर रहा था और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उसी की कोठी थी जहाँ वो रहता था। तो मनु शर्मा पहुँचता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रात करीब 7-8 बजे। वहाँ पे उसको टोनी मिलता है। टोनी के साथ एक और उसका दोस्त था, उसका नाम था आलोक खन्ना। ये टोनी का दोस्त था। और थोड़ी देर के बाद विकास यादव भी वहाँ पहुँच जाता। विकास यादव डीपी यादव का बेटा जो जेल में है, जिसकी मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी अभी। तो ये 4 लोग बैठ के वहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में टोनी के घर पे। ड्रिंक करने के बाद अचानक रात करीब 11-11:15 का वक्त होता है और फिर ये चारों उसमें मनु शर्मा चूँकि पहले भी बीना रमानी के रेस्टोरेंट में जा चुका था, तो वो कहता है कि टैमरिन कोर्ट चलते हैं, आज थर्सडे नाइट स्पेशल है। तो वो तीनों तैयार हो जाते हैं। फिर ये चारों 2 अलग अलग गाड़ियों में महरौली पहुँचते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से, और उस वक्त रात 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। वहाँ जाते हैं, ये लोग कूपन लेते हैं। कूपन लेने के बाद मनु शर्मा वंस अपॉन अ टाइम जो बार था वहाँ पे जाता है, और उस वक्त जेसिका और वहाँ पे शायन मुंशी दोनों मौजूद थे। और चूँकि उस वक्त तक उस दिन भीड़ बहुत थी, गेस्ट ज़्यादा थे, तो ड्रिंक सब ख़त्म हो चुका होता है। कुछ बचे हुए थे जो शायद कुछ ख़ास मेहमानों ने अपने लिए रखवाया, बीना रमानी या उनके हस्बैंड ने रखवाया हो कि कुछ और गेस्ट लेट तक रुकेंगे तो उनको सर्व करना है, या कुछ और आने वाले थे। लेकिन ये था कुल मिला के कि ख़त्म हो चुका था, बहुत कम लिमिटेड बचा हुआ था। तो मनु शर्मा काउंटर पर जाता है और वो जेसिका से कहता है कि उसको ड्रिंक चाहिए। और जेसिका मना कर देती है, कहती कि टाइम ओवर हो गया और अब ड्रिंक है भी नहीं। तो उससे 1-2 बार रिक्वेस्ट करता है, वो नहीं देती। फिर वो पैसे निकालता है और अपने पर्स से 1000 रुपये देता है जेसिका को कि मुझे सिर्फ एक पैक दे दो तुम, और उसके लिए तुम 1000 ले लो। जबकि वो कूपन ऑलरेडी ये लोग ले चुके थे, मतलब पैसे उसके ज़्यादा दे रहा था वो। तो जेसिका फिर उसको कहती है कि ये आप मुझे पैसे मत दिखाओ, और मुझे नहीं है मतलब नहीं है। तो ऑलरेडी ये चूँकि पिछले 3 घंटे से सब चारों ड्रिंक कर रहे थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के घर में, तो थोड़ा हाई था, नशे में था मनु शर्मा। उसके बाद वो अपने .22 बोर का जो उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था वो निकालता है और जेसिका को धमकाता है रिवॉल्वर दिखाकर, और कहता है कि आप ड्रिंक दो। तो जब फिर मना करती है तो उसको और धमकाने के लिए, और चूँकि तीनों दोस्त खड़े हुए थे, और बाद में उसने कहा कि उसे लगा कि उसकी इंसल्ट हो रही है, तो एक फायर करता है सीधे छत पे। जिस जगह पे जेसिका खड़ी थी उसके ठीक ऊपर में वो रिवॉल्वर का मुंह ऊपर करता है और फायर कर देता है। फायर करने के बाद फिर कहता है कि अब दे दो, नहीं तो फिर तुमको गोली मार देंगे। जेसिका को लगता है कि ऐसे नशे में यूं ही है और बोल रहा है। जेसिका फिर रिफ्यूज़ कर देती है। इस बार जैसे ही वो रिफ्यूज़ करती है तो वो सीधा रिवॉल्वर का मुंह छत की बजाय वो जेसिका की तरफ लाता और फायर कर देता है। गोली सीधे कनपट्टी में लगती है जेसिका को। जैसे ही गोली लगती है तो वो गिर पड़ती है वहीं पे। शायन मुंशी और वहाँ पे मौजूद था उसके बराबर में। अब जब गोली लगती है तो यहाँ पे ये तीनों, ये भी जो टोनी डीपी यादव का जो बेटा विकास यादव और आलोक खन्ना उसका दोस्त, ये तीनों मौजूद थे। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये क्या हो गया। तीनों घबराते हैं और अचानक वहाँ पार्टी से निकलते हैं। अच्छा, म्यूज़िक का शोर और तमाम चीज़ें थी, तो बहुत सारे लोगों ने वो गोली की आवाज़ सुनी भी नहीं थी।
लेकिन उधर जेसिका गिर पड़ती है और ये तीनों वहाँ से धीरे से खिसकते हैं। जब तक शायन मुंशी शोर मचाता है, बाकी लोग जो और थे वहाँ पे, तो लोग अफरा तफरी में भागते हैं, इधर उधर आते हैं। उसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर ये चारों वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस रेस्टोरेंट से बाहर भाग लेते हैं। इधर फिर बीना रमानी और तमाम लोग आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जेसिका लहूलुहान ज़मीन पे है। उसको फ़ौरन उठा के एक पास के आका अशलोक हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर देखता है और कहता है कि नहीं, इनको आप कहीं और ले जाओ। तो फ़ौरन फिर अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक ब्लीडिंग इतनी हो चुकी थी, गोली सीधे कनपट्टी से सर में लगी थी। तो अपोलो पहुँचते पहुँचते जेसिका की डेथ हो चुकी होती है और डॉक्टर ब्रॉड डेड उसको डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें इधर हो गई। इधर ये लोग बाहर भागते हैं और दो अलग अलग ग्रुप में भागते हैं। विकास यादव और टोनी अलग और मनु शर्मा बिल्कुल अलग। तो मनु शर्मा सबसे पहले वहाँ पे ही जाकर बाहर निकल के महरौली में एक सुनसान जगह पे वो पैदल ही भागा रहा था और वो उस रिवॉल्वर को एक जगह पे छुपा देता है मट्टी के नीचे। और फिर वो निकलता है, फिर फ़ोन पे आपस में बात करते हैं, फिर वो उसको पिक करता है। फिर वो पिक करने के बाद वापस थोड़ी देर के बाद आते हैं उसी जगह पे जहाँ पे इसने रिवॉल्वर छुपाया था। उसका एक दोस्त था जो यूएस से आया था, वो उससे उस रिवॉल्वर को बोलता है कि निकालो यहाँ पे, वो निकाल के देता है। फिर कहता तुम इसको कहीं डिस्ट्रॉय कर देना। ये कहने के बाद बाकी सब अलग अलग चले जाते हैं और विकास यादव मनु शर्मा को लेकर अपने घर गाज़ियाबाद में, इसका घर है डीबी यादव का, वहाँ पहुँचता है और रात ये लोग वहीं रहते हैं। और फिर जिस सफारी कार में ये लोग थे वो अगले दिन नोएडा में लावारिस बरामद होती है। उसके बाद फिर सब अलग अलग भाग जाते हैं क्योंकि मालूम था कि ये मामला बड़ा है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मामले की, बयान दर्ज होते हैं, सब कुछ होता है, अखबारों में सुर्खियाँ आती हैं, तमाम जगहों पे खबरें। दिल्ली में एक मॉडल का इस तरह से मर्डर, वो भी कातिल के तौर पे जिसका नाम आ रहा है वो एक बड़े बाप का बेटा, हाई सोसाइटी। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आई कि ये रेस्टोरेंट कैसे चल रहा था जबकि लाइसेंस इसके पास था नहीं बाहर का। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, फिर एक दो पुलिस अफसर के ऊपर उंगली उठी कि वो पुलिस अफसर भी वहाँ मौजूद थे, बट उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, मैं वो इस हादसे से पहले जा चुका था। ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब सारे रईस लोग उस पार्टी में लगभग जमा थे। गरीबों के लिए ये पार्टी थी भी नहीं, उनके जा भी नहीं सकते थे वो। तो ये धीरे धीरे फिर खबरें आनी शुरू हुई। तो उसके बाद प्रेशर पड़ा, फिर इन लोगों के नाम चूँकि शुरुआत में बताए गए थे कौन था क्या था, तो तलाश शुरू हुई और सारे भाग गए। फिर एक एक करके इन लोगों को ढूंढा जाने लगा, लेकिन कोई मिला नहीं। तो सबसे पहले उसके बाद 4 मई को, मतलब 29 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था, 4 मई को अमरदीप सिंह गिल जो कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का जीएम था, उसको पुलिस अरेस्ट करती है। फिर वो खुलासा करता है क्या क्या हुआ था। उसके बाद 8 मई को फिर बीना रमानी, उनकी बेटी और जो हस्बैंड जॉर्ज मेलहोट, इन तीनों को पुलिस पकड़ती, क्योंकि तब तक मीडिया का भी ये प्रेशर आ गया था कि इस तरीके के रेस्टोरेंट में इलीगल शराब सर्व होती है। उस शराब की वजह से एक की जान चली गई। तो इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता, पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया जाता। और उस दिन उस कोर्ट में जहाँ पे ये तीनों बैठे हुए थे, मैं उनके साथ ही कोर्ट में एकदम बिल्कुल बैठा हुआ था लास्ट बेंच पे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि तीनों को गिरफ्तार करने के बाद फ़ौरन ज़मानत भी दे दी जाती है। और उसकी वजह ये थी कि बीना रमानी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थी, उनकी बेटी मालिनी रमानी यूएस पासपोर्ट होल्डर सिटीज़न मिल चुकी थी, और हस्बैंड जॉर्ज मेलहोट जो है वो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीज़न। तो इन सारी चीज़ों को देख कर उनके ऊपर केस भी बड़ा हल्का था। वो यही था कि आबकारी एक्ट के तहत, एक्साइज एक्ट के तहत, कि बिना लाइसेंस के आप ये चला रहे थे। तो इन लोगों को गिरफ्तार तो पुलिस ने किया, लेकिन कुछ घंटे के अंदर ही तीनों को ज़मानत मिल गई। उधर मेन एक्यूज सब फरार, मनु शर्मा भी नहीं, विकास यादव भी नहीं। फिर विकास यादव पहुंच जाता सीधे मिज़ोरम। मिज़ोरम में जाकर वो इंतरिम बेल ले लेता, अग्रिम ज़मानत ले लेता, और वो ज़मानत लेने के बाद वापस दिल्ली आता है 19 मई को, इस इंसिडेंट के करीब 20 दिन के बाद। और कमाल देखिए कि 19 मई को सीधा आता, और आईटीओ पे पुलिस हेडक्वार्टर है दिल्ली पुलिस का, वो वहाँ पहुँचता है और सीधे जाके पुलिस के सामने वो सरेंडर करता है। तो पुलिस को लगता है कि चलो अरेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो जो मिज़ोरम कोर्ट का वो दिखाता अग्रिम ज़मानत का, तो पुलिस को लगता है कि नहीं, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस उसको कुछ घंटों के बाद ही पीएचक्यू से जाने देती है। लेकिन फिर उसको सितंबर 30 मई को दोबारा पकड़ती है। मतलब 19 मई को वो कोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता है अग्रिम ज़मानत के साथ। उसके बाद पुलिस उसको 11 दिन तक छोड़े रखती है। 30 तारीख को उसको दोबारा गिरफ्तार करती है। इस बीच मनु शर्मा भी जो है, अपने आप को प्रेशर इतना था फैमिली पे और तमाम लोग, तो मनु शर्मा भी सरेंडर कर चुका होता है। तो अब कायदे से ये जो चारों थे और आलोक खन्ना ये सब अरेस्ट हो चुके होते हैं। फिर धीरे धीरे तमाम लोगों के नाम आते हैं उसमें।
टोटल करीब 9 लोगों के नाम आते हैं जो अलग अलग तौर पे इनको भागने में मदद की, इनको शेल्टर दिया। उनमें एक नाम क्रिकेटर युवराज सिंह के जो फादर योगराज सिंह हैं उनका भी था, और उनको भी एक्यूज़ बनाया गया कि आपने इन जो मुजरिम हैं इनको आपने कैसे छुपने में और सबूत मतलब पुलिस तक इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो भी नाम था। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये पुलिस ने करीब 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, तो 3 अगस्त 1999 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। लेकिन जब तक ये मामला चला 3 महीने में, जो दिल्ली पुलिस के जो एसएचओ जिस पूरे मामले की जांच करता महरौली पुलिस स्टेशन का, वो लगातार रडार पे था। शुरू से ये था कि ये चूँकि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस किसी भी तरह इस केस को हशप करने की कोशिश कर रही है और केस को कमज़ोर कर रही है। और ये चीज़ बहुत जल्दी सामने भी आ गई। जब चार्जशीट दाखिल हुई उसके बाद ये कोर्ट में मामला गया, और कोर्ट में मामला जाने के बाद जो ट्रायल कोर्ट, वहाँ पे ये करीब 6 साल तक मुकदमा चला, और 6 साल के बाद 21 फरवरी सन 2006 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने इन 9 के 9 लोगों को बरी कर दिया। जबकि मनु शर्मा के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया गया था, बाकी के खिलाफ सबूत मिटाने और शेल्टर देने, ये सारी चीज़ों का, जिसमें विकास यादव और तमाम लोग थे। लेकिन लोअर कोर्ट ने हैरत अंगेज़ तौर पर 2006 में इन 9 के 9 लोगों को बरी कर दिया, जिसके बाद ही ये सवाल उठा था कि दिन नोबडी किल्ड जेसिका, जिस पर फिल्म भी बनी। और याद है कि जब ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म को जब रिलीज़ किया जाना था, तो उससे पहले इस फिल्म की दिल्ली में ही रिव्यू थी, और उस पर रिव्यू पे उस वक्त जिन लोगों ने इसको कवर किया था, इस पूरे इंसिडेंट को, तो ऐसे 5-6 जर्नलिस्ट को बुलाया गया था फिल्म देखने के लिए, जिसमें इसके डायरेक्टर और तमाम लोग थे, और उसमें एक मैं भी था। तो मैंने वो फिल्म देखी थी, और फिल्म के बाद तब सेंसर बोर्ड की चेयरमैन थी अपनी सैफ अली ख़ान की मदर शर्मिला टैगोर। तो हम लोगों ने साथ फिल्म देखी, उसके बाद सबसे रिपोर्ट ली गई। तो उसमें 1-2 चीज़ें थी जो मैंने भी मेंशन किया था कि ये यहाँ पे ये गलत दिखाया गया, वो पुलिस को लेकर था। तो खैर कोर्ट ने जब ये सबको बरी कर दिया तो हंगामा मचा, और उसके बाद बड़ा तेज़ गुस्सा आया लोगों में, और उसके बहुत देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जो जेसिका की बहन है सबरीना लाल, वो आगे आई, उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की, और वो बहुत ही ब्रेव लेडी हैं। सबरीना लाल के साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारे, और एक जो सीआईडी शो आता है उसमें ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, तो उसके ज्यूरी मेंबर में हम लोग दोनों शामिल थे, मैं, वो और फारूक शेख। तो हम लोग मुंबई में 2 दिन साथ ही थे। तो उस दौरान भी मैंने पूरी कहानी समझने की कोशिश की थी, लेकिन वो लगातार सालों तक इस अपनी बहन के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो खैर जब लोअर कोर्ट का फैसला आता है तो उसके बाद गुस्सा बहुत तेज़ होता है, फिर दिल्ली पुलिस पे उंगली उठती है। तो दिल्ली पुलिस के तब के जो कमिश्नर थे वो फिर कहते हैं कि अगर हमारी पुलिस ने इसमें गलत किया है जानबूझ के, क्योंकि लोअर कोर्ट ने पुलिस पे कमेंट्स किया था कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच ईमानदारी से नहीं की, और उसने काम जो किया है वो अक्यूज़ को बचाने का किया, ये जजमेंट में था। तो दिल्ली पुलिस की फजीहत हुई, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, और जो भी इसमें दोषी होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और सबसे ज़्यादा रडार पे जो है वो एसएचओ जो आई है, जिसने पूरे मामले की जांच की थी, महरौली थाने के। उसके बाद चूँकि देश भर में हंगामा प्रदर्शन शुरू हुआ, जुडिशरी के ही लोग, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, तमाम ऐसे लोग सामने आने लगे। तो फिर दिल्ली पुलिस ने फरवरी में ये फैसला आता है, और मार्च में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करती है और इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करती है। मार्च में हाईकोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है, और फिर हाईकोर्ट ये कहती है कि इसकी ट्रायल जो है वो बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। तो 25 दिन तक लगातार इसकी ट्रायल हुई, तमाम गवाह, विटनेस, सबको फिर से बुलाया गया, और 25 दिन तक सारी ये कवायद पूरी हुई। फिर अदालत ने अपना वक्त लिया केस को समझने में, और आखिरकार लोअर कोर्ट के फैसले के ठीक 8 महीने के बाद लोअर कोर्ट ने अपना फैसला 21 फरवरी 2006 को सुनाया था, जिसमें 9 के 9 लोगों को बरी कर दिया गया था, इंक्लूडिंग मनु शर्मा। हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर सन 2006 को, मतलब लोअर कोर्ट के फैसले के ठीक 8 मिनट के बाद, 3-4 लोगों को जो बरी किया, लेकिन जो मेन मनु शर्मा उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और हाईकोर्ट ने कहा कि सफिशिएंट एविडेंस है कि मनु शर्मा उस रात वहाँ मौजूद था, और उसने ही गोली चलाई, और उसने ही जेसिका को मारा है। साथ में विकास यादव और गिल और 2 तीसरे, उन सबको 4-4 साल कठोर परिश्रम की सज़ा सुनाई, जेल की 4-4 साल की। बट मनु शर्मा को उम्र कैद की सज़ा दी गई। ये 2006 में हुआ। तो अब जब ये कोर्ट ने सज़ा सुनाई, और कोर्ट ने साथ में लोअर कोर्ट के जो जज ने फैसला सुनाया था उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी टिप्पणी भी की कि बीना रमानी, जो इस पूरे मामले में जो होस्ट थी, जिनके रेस्टोरेंट में ये सब कुछ हुआ था,
उन्होंने बयान दिया था कि हाँ उस रात मनु शर्मा की मौजूदगी वहाँ थी, ये लोग आए थे। तो ये सारी चीज़ें, और आखिरी बार जेसिका के पास वही था, ये सारे सबूत काफ़ी थे। लेकिन हुआ क्या था कि लोअर कोर्ट में जब ये मामला गया था तो लोअर कोर्ट में दो तीन चीज़ें अजीब हुई। एक, इस केस से जुड़े हुए जितने अहम गवाह थे वो सब हॉस्टाइल हो गए, वो सब बदल गए। जैसे शायन मुंशी जिसने कहा था कि हाँ मैंने देखा था इसको, वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि मैंने देखा तो था, लेकिन उसने ये कहा था कि मैंने गोली चलाते हुए देखा और उसकी गोली से ये मरी है जेसिका। ये शायन मुंशी का शुरुआती स्टेटमेंट था। लेकिन बाद में जब वो कोर्ट में उसकी गवाही की बारी आई तब उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैंने ये सब तो कहा नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती, और जो पुलिस ने लिखा मुझसे बस कहा साइन कर दो तो मैंने साइन कर दिया, पर ये सब मैंने नहीं कहा, और मैं हिंदी बोल ही नहीं पाता हूँ। तो वो पलट गया। दूसरी एक और थ्योरी उसने दे दी वहीं पे कि जब अदालत ने पूछा कि फिर आपने क्या देखा था 29 अप्रैल की रात को, तो उसने कहा कि हाँ मनु शर्मा आया था, उसने ड्रिंक मांगी थी, और ये मनु शर्मा था, पर इसने गोली चलाई थी, वो छत पे चलाई थी धमकाने के लिए, सिर्फ जेसिका को नहीं चलाई थी। जेसिका को जो गोली लगी वो किसी और ने चलाई थी। अब वो कौन था, तो उसके बारे में अजीब अजीब बयान कि वो लाइट रंग का शर्ट पहने हुआ था, हाफ बाजू की शर्ट थी ये वो, और वो कभी वो बंदा मिला ही नहीं, ना पहचाना गया जिसके बारे में वो कह रहा था। वो एक काल्पनिक कैरेक्टर था जिसके बारे में बोल रहा था। तो अच्छा, वो पिस्टल कभी लाइफ में बरामद नहीं हुआ जिससे गोली चली थी। तो अदालत में ये मामला ये उलझ गया कि जेसिका लाल पे दो अलग अलग बंदूक से गोली चली। एक गोली जो चलाई मनु शर्मा ने वो तो छत पे लगी, जेसिका को लगी नहीं, और दूसरी जो चलाई थी वो जेसिका को लगी, लेकिन दूसरी जो जिसने चलाई वो कौन है ये पुलिस साबित नहीं कर पाई। दूसरा एक और यहाँ पे ये हुआ कि जो दो खोखे मिले थे स्पॉट से जो चलाए थे मनु शर्मा की बंदूक से, बंदूक तो बरामद हुई नहीं थी, लेकिन उन खोखों की जब फॉरेंसिक जांच की गई तो उस जांच रिपोर्ट भी अजीब आ गई कि दोनों खोखे दो अलग अलग बंदूक से चले। अब अदालत के सामने ये कि ये दो बंदूक की जब थ्योरी आ गई, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में कह दिया कि ये दोनों खोखे जो मिले हैं ये दो अलग अलग पिस्टल से चले हैं, तो फिर वो शायन मुंशी के बयान पे भी थोड़ा यकीन करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अदालत ने, लोअर कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने इसका उल्टा किया। हाई कोर्ट में से पहले भी जजमेंट से एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। एक तो ये रहा कि तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और तहलका ने स्टिंग ऑपरेशन जो किया वो शायन मुंशी का किया, और शायन मुंशी के पास तहलका की टीम ये बन कर गई कि इसको एक फिल्म में कास्ट करना हीरो के तौर पे। तो शायन मुंशी बड़ा खुश, और ये बंगाल का रहने वाला शायन मुंशी। तो जो अंडर कवर रिपोर्टर है उसने कहा कि लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म तो अच्छी है लेकिन आपकी तो हिंदी अच्छी है नहीं, तो आप डायलॉग डिलीवरी कैसे करेंगे। तो वो फ़ौरन बोला कि अरे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, आप मुझे कोई भी डायलॉग बोल दीजिए, मैं बोलता हूँ। और वो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उसको कई डायलॉग दिए गए, उसने धारा परवा हिंदी बोली। उसके बाद ये चैनल पे चला उसका स्टिंग ऑपरेशन। तो एक ये इस्टेब्लिश हो गया कि उसको हिंदी आती है, उसने अदालत में झूठ बोला। दूसरा, इसी दौरान में एक और स्टिंग ऑपरेशन चला जिसमें यह हुआ कि विनोद शर्मा जो मनु शर्मा के फादर हैं, उन्होंने तमाम अहम गवाहों को पैसे देकर ख़रीदे, और ये जिन जिन लोगों को पैसे दिए गए और जिन जिन लोगों के ज़रिए दिए गए उनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया। ये भी चैनल पे चला, अदालत ने भी ये देखा। तो ये दो अहम चीज़ें आ गई। तीसरी एक अहम चीज़, जब मनु शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, सरेंडर जब हुआ था, पुलिस कस्टडी में था, तब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था, और उस बयान का ऑडियो टेप था। हालांकि आज भी है कि पुलिस ने, क्योंकि 1999 तक ऐसा नहीं था, अपने पास सारा वीडियो और ये सारे कैमरे की फैसिलिटी सब कुछ थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का वही है कि शुरुआत से ही लगा था कि इस केस को हशप करना है, इन लोगों को बचाना है। तो ऑडियो टेप था जिसमें उसका एक बालिया बयान था मनु शर्मा का, और उसने एक बयान में एक जगह ये कहा था, ये पोर्शन भी मीडिया में लीक हुआ और बाकायदा ये चला चैनल पर। उसने माना कि हाँ जेसिका लाल को उसने गोली मारी थी और जेसिका लाल का कत्ल उसने किया। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मैं उससे ड्रिंक मांग रहा था, वो लगातार मना कर रही थी, मैंने उसको 1000 रुपये का नोट दिया फिर भी उसने मना किया, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, तो मुझे बहुत वो शर्मिंदगी महसूस हुई, बेइज्जती महसूस हुई कि ये मुझे कैसे मना कर सकती है ड्रिंक देने से, बस इसी गुस्से में मैंने मार दिया। तो ये ऑडियो टेप था, दिल्ली पुलिस का एक बालिया बयान, जो बाद में चैनल में आया, लोअर कोर्ट का जब फैसला आ चुका था उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई, उसके अलावा फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि कुछ फॉरेंसिक लैब के लोग भी इसमें दिल्ली पुलिस के नेक्सस से या जो भी कहें वो भी मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई कि ये दो अलग अलग पिस्टल से गोली चली है, जबकि दोनों खोखे एक ही पिस्टल से गोली चली थी। तो उस फॉरेंसिक की जांच में भी पता चला कि वहाँ पे भी घालमेल हुआ था। मतलब आप साजिश का लेवल देखिए कि कहाँ कहाँ तक दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से पूरी जांच की, गवाहों को तोड़ा मरोड़ा गया, गवाह खरीदे गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट तक बदलवा दी गई। बट हाई कोर्ट ने कहा कि ये
दुनिया जानती है कि ये कत्ल किसने किया, और इसलिए लोअर कोर्ट को बहुत सारे ऐसे सबूत थे जिसपे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लोअर कोर्ट ने फिर भी छोड़ा। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर उम्र कैद की सज़ा सुना दी 2006 में। इसके बाद फिर अपील की मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि नहीं, ये उम्र कैद ही होगी। और उम्र कैद मीन 14 और 20 साल नहीं, उम्र कैद मतलब जब तक इसकी उम्र है तब तक ये जेल में रहेगा। तो ये पूरा मामला शायद कब का दफन हो चुका होता, ख़त्म हो चुका होता, अगर इसमें आम लोग आगे ना आते, अगर इसमें मीडिया ने अपना रोल ना प्ले किया होता ईमानदारी से, तो शायद जेसिका के कातिल कभी पकड़े भी नहीं जाते। और इस केस में एक और भी अहम चीज़ है जो मैंने आपसे पहले भी शायद कभी कहा था कि ये मामला 1999 में हुआ था। 1999 में विकास यादव को इसी मामले में अरेस्ट किया गया था, लेकिन अरेस्ट करने के बाद ये 30 मई 1999 को अरेस्ट हुआ था। सितंबर में इसको ज़मानत मिल गई थी 1999 में, और सितंबर में ज़मानत पे मिलने के बाद जब ये ज़मानत पे बाहर था तभी नीतीश कटारा मर्डर केस हुआ था। जो जी विकास यादव की बहन है जिसके साथ नीतीश कटारा को प्यार हुआ, वो शादी करना चाहता था, इसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो विकास यादव ने जेसिका लाल मर्डर केस में ज़मानत पर बाहर रहते हुए दूसरा क्राइम किया था, और वो था नीतीश कटारा का मर्डर, जिसके लिए अब वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। जेसिका लाल में उसे सिर्फ 4 साल की सज़ा हुई थी, कायदे से वो 2003 तक रिहा हो चुका होता, लेकिन ज़मानती ज़िंदगी पर बाहर आकर उसने एक दूसरा कत्ल किया। तो अब यहाँ पे भी एक बड़ा सवाल आता है कि क्या ऐसे ज़मानत देते हुए लोगों की ये फितरत या आदत, उनका नेचर, ये सब देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, एक बहस की बात हो सकती है। लेकिन ये ज़मानत पे आकर उसने नीतीश कटारा का केस, अगर उसे ज़मानत ना मिलती तो शायद नीतीश कटारा की जान भी ना जाती। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया, उम्र कैद की सज़ा हो गई, और आज भी मनु शर्मा जेल में है। लेकिन उसके बाद भी देखिए आप, फिर कई बार मनु शर्मा को पेरोल मिला। एक बार तो कुछ लोगों ने मनु शर्मा को एक पार्टी में देखा, मतलब उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से भी, और वो पार्टी कर रहा था। ये बात मीडिया में लीक हुई, तस्वीरें आई, उसके बाद फिर फैमिली वाले आगे आए, जेसिका के सबरीना वही एक केस लड़ती हैं हमेशा। तो फिर आनन फानन में पेरोल जो है वो रद्द किया गया। उससे पहले पता चला कि जब तब उसको पेरोल मिल रहा था। अब किसके दबाव में, किसकी वजह से, क्या बड़े लोग या पावरफुल लोगों को इतनी आसानी से ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, ये सवाल, ये शक इसीलिए पैदा होता है हमेशा। तो लगातार उसे पेरोल मिलता रहा, और पेरोल अलग अलग बहाने से, कभी घर में किसी बीमारी के, कोई बीमार है, किसी का ज़रूरी काम है, कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन वो पेरोल के दौरान पार्टी करते हुए जब पाया गया तब फिर सरकार सख्त हुई, और उसके बाद उसे वापस तिहाड़ भेजा गया। अब भी वो तिहाड़ में है, लेकिन इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट एक ये हुई थी कि वही सबरीना लाल जो पिछले 12-13 साल तक अपनी बहन के इंसाफ के लिए लड़ती रहीं, अचानक 3 महीने पहले उनका एक स्टेटमेंट आता है कि करीब 12 साल ये जेल में काट चुका है मनु शर्मा, और अब जेल में वो सुना है कि सुधरने लगा है, अच्छा काम कर रहा है, जेल के लोगों को पढ़ाता लिखाता भी है, बाकी कैदियों को। तो इसलिए अगर उसे जल्दी रिहाई मिलती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सबरीना लाल का स्टेटमेंट था। और ये ज़रूरी है कि जब ऐसे लोगों को अर्ली रिहाई के लिए अगर कोई अपील की जाती है तो जिससे केस जुड़ा हुआ उसकी फैमिली की राय ज़रूर ली जाती है। तो यहाँ पे सबरीना ने भी जब ये कहा कि ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसको लेके बड़ा एक, मतलब मेरे जैसे शख्स को भी बड़ी हैरानगी हुई थी कि जो अपनी बहन के कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलते हुए देखना चाहती थी, वो अचानक कैसे बदल गई और क्यों चाहती है कि वो बाहर आ जाए। इस सवाल का जवाब तो खैर नहीं मिला, लेकिन ये सबरीना लाल ने दिया था। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने वो परसों उसकी अर्ली रिहाई की जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो कुल मिला के अब भी जो है वो जेल में है और उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। अब इसमें टोटल जो है करीब 100 लोगों की गवाही हुई थी, और यकीन मानिए इनमें से ज़्यादातर लोग सब पलट गए। और कोर्ट में आने के बाद सारे, बल्कि जो स्ट्रिंग ऑपरेशन था उसमें यह था कि कैसे कैसे विनोद शर्मा एक एक गवाह को चुन कर, पहचान कर, अलग अलग लोगों के ज़रिए उस तक पैसे पहुंचा जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो लोग थे उनको कैसे मैनिपुलेट किया गया, फॉरेंसिक लैब तक में जो काम कर रहे हैं उन तक पहुंचा गया। तो ये पूरा एक केस कई मानों में इसलिए अहम है, एक कि लोअर कोर्ट किस आसानी से बरी कर देती है जबकि बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं। दूसरा, दिल्ली पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे वो बड़े बाप के बिगड़े बच्चों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। तीसरा, जो फॉरेंसिक टीम है जिनके ऊपर हम एक किसी भी केस में सबसे अहम पहलू होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, अगर उसमें भी छेड़छाड़ और ये सारी चीज़ें हों तो फिर किस पे भरोसा करें। तो फॉरेंसिक की जो टीम है कैसे वो 2 खोखे को 2 अलग अलग बंदूक का बता देती है जबकि वो सेम एक ही पिस्टल से चली थी। तो
एक केस को कैसे घुमाया जा सकता है, एक केस को कैसे, अगर आपके पास ताकत है, पैसा है, आप उसको जिस मन मर्जी से चाहे मोड़ सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल जेसिका लाल है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि जो गलती लोअर कोर्ट से हुई, जो गलती और बेईमानी दिल्ली पुलिस ने की, जो गलती और बेईमानी तमाम गवाहों ने की, फॉरेंसिक से जुड़े हुए लोगों ने की, उन सब को दुरुस्त करते हुए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा को उसके किए की सज़ा दी और आज भी वो जेल में है। तो ये थी पूरी जेसिका लाल की खबर। इससे अगर जुड़ी हुई आपके पास कोई भी आपको लगता हो कि इसमें कुछ चीज़ें रह गई है और वो सवाल, तो आप मुझे लिखिएगा और मैं उसका कहानी में जितना ही आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।